हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। इनकम टैक्स रिटर्न की डेट जरूर एक्सटेंड हो चुकी है, तो हमें कुछ एक्सटेंडेड टाइम जो मिला है उसमें हमें जो है अपने सारे फाइनेंशियल्स को, सारी चीजों को जो है प्रॉपरली जो है इवेल्युएट करके जो है फाइल करना होगा। राइट, तो हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसको प्रॉपरली जो है यूटिलाइज करना होगा और सारे पॉइंट एक बार दोबारा रिकॉल करने होंगे। और एक चीज देखी गई है कि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे कई बार क्या होता है कि हमें जो है उसकी ओवरऑल जानकारी नहीं मिल पाती। हमें लगता है कि उसमें कुछ ही क्राइटेरिया हमें पता होते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम जो है उसकी डिडक्शन क्लेम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेक्शन 80C की, तो वहां पे बहुत सारी जो है डिडक्शंस, बहुत सारी हमें जो है बेनिफिट्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के द्वारा। राइट, लेकिन होता क्या है, कुछ ही मात्र जो है मेन जो है एसएससीज को ध्यान रहते हैं, अदरवाइज जो है और ऑप्शन जो है उसको कई बार वो ध्यान में ना होने की वजह से जो है वो लैक आउट हो जाते हैं और उसका बेनिफिट जो है नहीं मिल पाता। तो इसमें अगर हम बात करें तो मोटा-मोटा अराउंड 25 हमारे को जो है मेन मेन जो है हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलते हैं जिसके हमें इनकम टैक्स में जो है बेनिफिट मिलता है। लेकिन हम जो मेजरली जानते हैं तो हम कुछ एलआईसी हो गई, ट्यूशन फी हो गई, इन्हीं चीज़ों को हम मेनली जानते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि और जो हमें बेनिफिट्स अलाउड हैं, उसको हम दोबारा से रिकॉल करें ताकि जो बाकी चीज़ें हैं, वो कहीं अगर हमें हमें अलाउड हो रही हैं, हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो वो कहीं न कहीं ना छूटे। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे जो पॉइंट्स हैं, जो मेन हमारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे ताकि उनमें से कोई भी ऑप्शन जो है हमें अगर बेनिफिट मिल सकता है, तो हम उसको अवेल कर सकें, राइट? तो हम इस ये बेसिकली जो है हम एक रिकैप वीडियो बना रहे हैं ताकि जो है जितने भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अंडर सेक्शन 80C उसको हम जो है एक बार रिकॉल करें ताकि कोई भी हमारे पास जो ऑप्शन है हम हमारा ना छूटे और सारे का हम बेनिफिट जो है ले सकें। सारे के सारे बेनिफिट जो हैं, जो हमारे केसेस में जो हमें अवेलेबल हैं, उसको हम ले सकें। तो हमें ये जो डिडक्शन मिलती है, वो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को मिलती है, राइट? और किस-किस, क्या-क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले जो कॉमन ऑप्शन है, वो हमारा निकल के आता है, वो हमारा आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाला जो ऑप्शन है, वो ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि एलआईसी एक कॉर्पोरेशन हो गई, अदरवाइज़ भी अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उसकी भी डिडक्शन हमें अलाउ होगी। इंडिविजुअल के केस में क्या होगी? ऑन द लाइफ ऑफ एसएससी या फिर एसएससी स्पाउस या फिर एनी चाइल्ड। तो ऐसे केसेस में इंडिविजुअल अपनी खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए जो है इसका जो है बेनिफिट ले सकता है। एचयूएफ के केस में क्या रहेगी? ऑन द लाइफ ऑफ एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ। तो ऐसे केसेस में जो है एचयूएफ को जो है इस डिडक्शन का बेनिफिट मिल सकता है। सेकंड केस में अगर हम बात करें तो सम पेड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डेफर्ड एन्युटी। तो अगर अगर हम ऐसे डेफर्ड एन्युटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन वहां पे भी हमें क्या ध्यान रखना है, वहां पे भी दो सिनेरियो हैं, इंडिविजुअल का और एचयूएफ का। इंडिविजुअल के केस में किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलेगा और एचयूएफ के केस में कैसे मिलेगा वो देखते हैं। ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल स्पाउस और एनी चाइल्ड, वही जैसे हमने ऊपर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में पढ़ा वैसे ही यहाँ पे सेम केस है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट कंटेन एन ऑप्शन टू रिसीव कैश पेमेंट इन ल्यू ऑफ एन्युटी। तो इस तरीके से हमें जो है ऐसा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो ही हमें जो है डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। एचयूएफ के केस में क्या रहेगा? सेम जैसे ऊपर था लाइफ इंश्योरेंस के केस में, एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ जो है, अगर जो ऐसे केसेस में एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ के लिए अगर डेफर्ड एन्युटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एचयूएफ को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। Some deducted from the salary payable to the government servant for secured deferred annuity or making provision for his wife, children। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है? क्वालिफाइंग अमाउंट लिमिट टू 20% ऑफ सैलरी। यहाँ पे जो है लिमिट लगाई गई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% जो है डिडक्शन मिलेगी, यहाँ पे सैलरी के हिसाब से जो है सैलरी का 20% जो है यहाँ पे इसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो अमाउंट इन्वेस्टेड हो रहा है वो 20% तक ही जो है हमें डिडक्शन मिलेगी, उससे ऊपर नहीं मिलेगी। इसके अलावा चौथी जो हमें बेनिफिट मिलता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन टू बाय एन इंडिविजुअल मेक अंडर द एम्प्लॉइज पीएफ स्कीम। अगर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वहां पे भी 80C में जो है इसकी डिडक्शन मिल जाती है। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पीपीएफ में अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी इसकी डिडक्शन अलाउड होगी। दोनों केसेस में है, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल, अगर वो अपने अपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है स्पाउस के या एनी चिल्ड्रन के केस में तो उस केस में भी डिडक्शन मिलेगी। एचयूएफ के केस में कैसे रहेगा? एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ, उसको उस केस में भी डिडक्शन मिलेगी।
इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ के केस में भी जो है यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी, कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय आरपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको भी डिडक्शन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉय टू द अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, अगर सुपर एनुएशन फंड में भी एम्प्लॉय इन्वेस्ट कर रहा है तो वहां पे भी उसको भी जो है डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड सिक्योरिटीज। सब्सक्रिप्शन टू एनी नोटिफाइड सिक्योरिटीज के केस में जो है नेक्स्ट बेनिफिट हमें मिलता है, वहां पे अगर सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड सिक्योरिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी नोटिफाइड कर रखी है, नोटिफिकेशन नंबर 9/2015 जो है 21 जनवरी 2015 को जो है स्कीम डाली गई, जिसको सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस स्कीम के तहत अगर हम इसमें अगर सम डिपॉजिट करते हैं, हम इसमें अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बाय एन इंडिविजुअल, तो वो भी जो है एलिजिबल होती हैं डिडक्शन के लिए, राइट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अगर अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पे भी जो है डिडक्शन के लिए अलाउ होती है। तो कहाँ कौन डिपॉजिट कर सकता है, इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ हर गर्ल चाइल्ड, तो ये जो स्कीम है वो गर्ल चाइल्ड के लिए है, और एनी गर्ल चाइल्ड टू वूम एन इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्जियन, तो जहाँ पे लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन भी जो है इसका बेनिफिट ले सकता है, और अदरवाइज इंडिविजुअल अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए भी इसका बेनिफिट ले सकता है जो अमाउंट वो कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि हमारा एनएससी जिसको हम कहते हैं 8 इशू, वहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका भी बेनिफिट जो है 80C के तहत मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बनता है, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू, नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू पार्टिसिपेशन और टू द यूलिप, यूलिप प्लान में ऑफ द यूटीआई, अगर यूलिप प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे केसेस में भी जो है डिडक्शन मिलती है। इंडिविजुअल केसेस में इंडिविजुअल अपने उसमें स्पाउस में या चिल्ड्रन के केस में, और एचयूएफ में जो सेम एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ, तो वहां पे भी जो है यूलिप में अगर इन्वेस्टमेंट रहती है तो वो भी 80C के तहत वहां पे उसकी डिडक्शन मिलती है। नेक्स्ट होता है यूलिप, यहाँ पे भी यूलिप इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एलआईसी म्यूचुअल फंड में अगर यूलिप एलआईसी म्यूचुअल फंड के यूलिप प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे भी डिडक्शन मिलती है। सेम वही क्राइटेरिया है, इंडिविजुअल के केस में खुद, स्पाउस और चिल्ड्रन, और एचयूएफ के केस में एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। तो यहाँ पे भी यूलिप के केस में भी, यूलिप के दो पार्ट हो गए, अगर हम कहें तो पॉइंट नंबर 10 में जो है यूलिप हमारा बन जाता है फॉर ऑफ द यूटीआई, राइट, यहाँ पे यूटीआई का हो गया, और अगर हम 11th पॉइंट में बात करें तो हमारा बन गया एलआईसी म्यूचुअल फंड का जो यूलिप है उसमें, राइट। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 12 में जो इन्वेस्टमेंट आती है, सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम और नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग लोन स्कीम, नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग, अगर इन स्कीम के तहत जो है अगर जो है डिपॉजिट करा जाता है नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में या फिर नोटिफाइड पेंशन फंड में जो है इन्वेस्ट किया जाता है, तो उस अमाउंट की जो अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है उसकी भी जो है डिडक्शन अलाउड होती है। 13 पॉइंट में ट्यूशन फी की जो इन्वेस्टमेंट होती है, ट्यूशन फी में सिर्फ ट्यूशन फी का जो हम पेमेंट करते हैं ट्यूशन फी के रिस्पेक्ट में, उसमें एक्सक्लूड रहेगा डेवलपमेंट फी और डोनेशन, डेवलपमेंट फी और डोनेशन की डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी की जो है वहां पे डिडक्शन मिलेगी, पेड बाय एन इंडिविजुअल टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया फॉर द फुल टाइम एजुकेशन। हमें ध्यान देना है यहाँ पे फुल टाइम एजुकेशन का होना चाहिए, और ये जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही अलाउड होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही अलाउड होती हैं। ट्यूशन फी क्या यूनिवर्सिटी के लिए भी अलाउड रहेगी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और थर्ड वन स्कूल, लेकिन 3 जो है ये फुल टाइम एजुकेशन में होने चाहिए। फोर्थ आता है सर्टेन पेमेंट फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में जो है उस केस में भी जो हम पेमेंट्स करेंगे तो फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन वो भी हमें अलाउड होगी अंडर 80C, राइट। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 15 में सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड स्कीम। पहला आता है पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज इन द प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और सेकंड आता है हमारा अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ फॉर satisfying नीड ऑफ द हाउसिंग अकोमोडेशन फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी टाउन विलेज और बोथ। तो ऐसे केसेस में जोन सी नोटिफाइड स्कीम है, किस लिए ये नोटिफाइड स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या फिर डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीज, तो ऐसे केसेस में जो सब्सक्रिप्शन जो हम अमाउंट पे करेंगे इन स्कीम्स में तो वो हमें जो है अलाउड होगा फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C।
इसके बाद आता है सम पे टुवर्ड्स द नोटिफाइड एन्युटी प्लान, टुवर्ड्स एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी या फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी हो, यहाँ पे वो मायने नहीं रखता, अगर एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट है तो भी वहां पे जो अमाउंट पे किया होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगला आता है हमारा सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट्स। यूनिट्स अब जो हम खरीदते हैं, अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, यूनिट्स, हमें जो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स जो है मिलती हैं, तो उसकी भी हमें अलाउड होगी डिडक्शन। और या फिर हम यूटीआई में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 2005 के तहत हम जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी जो है हमें अमाउंट जो हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसकी डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल टू एनी पेंशन फंड, pension fund set up by the mutual fund which is referred under section 1020 23D और by a UTI रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड। तो यहाँ पे पेंशन फंड में की इन्वेस्टमेंट में भी देखो कितने सारे फंड हमें इन्वेस्टमेंट के लिए मिलते हैं, एन्युटी प्लान मिलता है, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड का। तो ये सारी चीजें जो है हमें सारे के सारे बेनिफिट देती है, लेकिन क्या होता है कि हम जो है मेजर चीजें ही ध्यान में रहती हैं, बाकी जो है हम जो है कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं। तो इसलिए ये रिकैप वीडियो जो है बनानी बहुत जरूरी थी, जहाँ पे हमें बाकी के पॉइंट अगर हमें बेनिफिट मिल रहे हैं तो हम उसको भी अवेल कर सके। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स या डिवेंचर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी अप्रूव्ड एलिजिबल इक्विटी शेयर कैपिटल मेड बाय अ पब्लिक कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर खरीदे हमने, डिवेंचर खरीदे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अप्रूव्ड एलिजिबल इशू, ठीक है, ये जो है पब्लिक कंपनी का या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है एलिजिबल इशू होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जो हम इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी भी डिडक्शन हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है हमें सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट्स। यूनिट्स कौन सी यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड की 1023D की, प्रोवाइडेड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सच यूनिट इन इज सब्सक्राइब्ड ओनली इन एलिजिबल इशू कैपिटल। अगर एलिजिबल इशू कैपिटल का है तो ही यहाँ पे डिडक्शन पॉइंट नंबर 20 में मिलेगी। 21 में कहता है अगर हमने कोई एफडीआर वगैरह क्रिएट करी है जिसका टर्म जो है 5 साल से ज्यादा है, तो वहां पे उसकी भी डिडक्शन जो है हमें मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड्स इशूड बाय द नबार्ड। नबार्ड से हमने जो है बॉन्ड्स लिए हैं, तो वहां पे भी जो हमने उस बॉन्ड्स के खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट करी है वो भी जो है हमें उसका भी बेनिफिट एटीसी के तहत मिलेगा। पॉइंट नंबर 23 में आता है डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004। तो यहाँ पे जो है अगर हम इस रूल के तहत जो है अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं किसमें, सुपर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो वहां पे भी उसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 5 ईयर टर्म डिपॉजिट ऑन अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल। तो पोस्ट ऑफिस का जो हमें डिपॉजिट हम कराते हैं 5 साल से ज्यादा, उसके भी हमें बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम और पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CC-D इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो है पेंशन स्कीम में जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है उसका बेनिफिट भी जो है हमें मिल जाता है। तो ये सारी जो है हमें बेनिफिट हम कहें अगर तो मेजर बेनिफिट हमारे बनते हैं अंडर सेक्शन 80C। तो आपके केस में इनमें से जोन से भी बेनिफिट आपके लिए अलाउड हो तो उसको प्लीज नोट डाउन कीजिए, ताकि कोई भी बेनिफिट जो है आपका मिस आउट ना हो, सारा का सारा आप क्लेम कर सके। जैसे कि हम सब जानते हैं इसकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख तक की हमें इसका बेनिफिट हम ले सकते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हम पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसका 1.5 लाख तक का इन नोटिफाइड स्कीम में हम किसी में भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें 1.5 लाख तक की हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका बेनिफिट हमें मिल जाएगा। तो अगर आपका कोई भी इसमें से फॉल कर रहा है इस 25 पॉइंट में से, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए और उसका बेनिफिट जरूर लीजिए। जैसे कि डेट भी अब बढ़ चुकी है, ये 30/9 से डेट जो है 30 सितंबर 2021 से बढ़कर जो है 31 दिसंबर 2021 हो गई है जो है नॉर्मल केसेस में। तो ऐसे केसेस में उसका भी प्रॉपर बेनिफिट लीजिए, जो 3 महीने का टाइम मिला है उसमें हो सकता है आपको इस तरीके से जो है इनका बेनिफिट मिल जाए। तो एक बार रिव्यू करने की दोबारा से जरूरत है, इसलिए जरूरत यहाँ पे जरूरत पड़ी कि इसलिए एक बार जरूर दोबारा से इसकी डिस्कशन करी जाए, ताकि किसी का अगर कोई पॉइंट मिस आउट होता है तो वो दोबारा से रिकॉल हो सके। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।